नाज़रीन वेलकम बैक। हम बात करें जुडिशरी रिफॉर्म पे और हमारे साथ दो बड़े एक्सपर्ट्स मौजूद हैं। अब तक जो हमने बात की है उससे ये लगता है कि ये जो निज़ाम है इसमें जो जितनी तब्दीली लानी चाहिए थी वो नहीं लाई। ये नहीं कि तब्दीलियाँ नहीं आई हैं, लेकिन उतनी नहीं आई जितनी आ सके। और जैसे कि हसन इमाम साहब ने कहा कि निज़ाम इतना बुरा नहीं है, लेकिन उसको चलाने वाले जो हैं वो बहुत ख़राब हैं। और एक पॉइंट और आया है कि नंबर ऑफ़ जजेस जो है इस मुल्क में, अगर आप टोटल आबादी देखें, नंबर ऑफ़ केसेस देखें, 19 लाख केसेस हैं, 2000 जजेस हैं। यही निज़ाम इंग्लैंड में भी लागू है। हमसे बहुत कम आबादी उनकी है और मेरे ख्याल 5 करोड़ की आबादी है। उनके पास 38,000 जजेस और मजिस्ट्रेट्स हैं। तो ये शायद ये भी वजह है। हमने बात की स्वात की। वहाँ जो निज़ाम अभी जावेद साहब ने जैसे हमें बताया कि बेसिकली वो रिवर्ट बैक कर गए हैं उस निज़ाम पे जो स्वात में पहले से नाफिज था। इसी वजह से वहाँ बड़ी तेज़ी से काम हो रहा है। हम कंटिन्यू, आप बता रहे थे कि बहुत सारे नए कोर्ट्स बने। और मैं कह रहा था कि वो नए कोर्ट्स में बहुत तेज़ी से काम हो रहा है, केस निमट रहे हैं और पब्लिक को रिलीफ मिलती है। मतलब अगर देखिए कि ना, केस में देर होती है, बैंकिंग ऑफेंसेस से मुतालिक कोर्ट है, लेकिन आम अदालत में उसकी ज़मानत सुनने में वक्त लगता है। वहाँ फौरी तौर पे सुनी जाती है और फैसला होता है कि ज़मानत देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए। लिटिगेंट को उस हवाले से रिलीफ मिल रही है। लेकिन दूसरी बात जो आपकी स्वात की थी, तो स्वात के हवाले से मैं ये कहूँगा कि स्वात की आबादी बहुत कम है। बहुत दूर दूर छोटी छोटी आबादियाँ हैं, 1 या 2 मुख्तसर से शहर हैं। तो वहाँ जो कुछ पहले हो रहा था उसको और मौजूदा क़वानीन दोनों के हवाले से काम हो रहा है और रिज़ल्ट्स आ रहे हैं। अगर लोगों का एतमाद पुराने क़ानून पे है तो पुराना क़ानून भी राइज है, और ये हमारा जो मौजूदा क़ानून है ये भी वहाँ से विड्रा नहीं हुआ है। वही एडिशनल सेशन जजेस, सीनियर सिविल जजेस वो काम कर रहे हैं। तो लेकिन जहाँ आबादी बहुत ज़्यादा हो, जहाँ केस बहुत कसरत से हो, वहाँ की बात और स्वाद की बात बिल्कुल मुख्तलिफ। मैं आपको एक कसीरुल आबाद मुल्क नाइजीरिया का जिक्र करूँगा। सबसे बड़ा अफ्रीका का मुल्क है, वो भी हमारे तरफ ब्रिटिश कॉलोनी था और उसको भी ये दुश्वारियाँ आई क्योंकि आबादी बहुत थी, जो कोर्ट्स एक्सपेंसिव थे, रिलेटिवली कॉम्प्लिकेटेड कोर्ट्स थे। तो आज़ादी के बहुत फ़ौरन ही बाद, पता नहीं वहाँ भी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट तो होगा, लेकिन वहाँ तो तब्दीली आ गई। उन्होंने स्पेशल कोर्ट्स बना दिया, अवामी कोर्ट कहलाता है वो। उसमें सिंपल किस्म के जजेस होते हैं और पता नहीं कैसे, बहरहाल somehow the other they deliver very fast results। फजर से वो शुरू होते हैं, 2-2, 3-3 सुनवाई एक ही दिन हो जाती है। और ख़ास तौर से हाँ, जैसे आप कहना ओवर बर्डनिंग का, तमाम के तमाम डाइवोर्स केसेस, छोटे छोटे प्रॉपर्टी केसेस, सक्सेशन इश्यूज, these are decided by these courts। So more complicated difficult cases are left for the judges court। आप जैसे काबिल लोग बैठे, अब ये मामूली से कोई औरत खर्चा मांग रही है, उसमें आपकी इतना दिमाग लगा कि उसमें क्या करना है। यहाँ से पूछे मैं क्यों नहीं देता, वो कहेगा मैं इसलिए नहीं देता, वो कहेगा वो रोएगी पिटेगी। तो एक बैठ के आप उनको कोई एक आम छोटा कोर्ट भी उसको फैसला कर सकता है वन वे द अदर। तो आप लोगों के लिए तो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड केसेस छोड़ने चाहिए। तो वहाँ वो हुआ और आज नतीजा ये है कि वहाँ उस तरह के बैकलॉग नहीं देखा जा रहा है जो आप यहाँ है। अब आप जो कह रहे हैं कि आप पॉपुलेशन, अब इतनी पॉपुलेशन वाली जगह में तो ज़रूरी है कि आप जो जैसे 19 लाख केसेस की हम बात कर रहे हैं, हो सकता है उसमें से 10 लाख केसेस तो इस तरह के केसेस हों जो एक लो कैलिबर का आदमी भी बड़े आसानी से फैसला कर सकता है, बेस्ड ऑन कॉमन सेंस, बेस्ड ऑन इस्लामिक लॉ ट्रेडिशन। जावेद साहब, हमारे यहाँ अल्टरनेट रेमेडीज़ के भी प्रोविजंस हैं, जैसे आर्बिट्रेशन एक्ट है, डिस्प्यूट रेजुलेशन का पूरा निज़ाम है, वो सेटअप बन रहा है और सारे जजेस को उस हवाले से जुडिशल एकेडमी में ट्रेनिंग भी कराई गई है कि वो प्रोमोट करें कि लोग आपस में फ़ैसला करें। तीसरी बात यह है कि इन दोनों कोर्टों के अलावा टेक्नोलॉजी से रिलेटेड इंटरनेशनल अदालतें भी डेवलप हो रही हैं। अच्छा, मसलन मैं आपको मिसाल दूं, लंदन में जो है शिपिंग की अदालत है, सिर्फ एक इंटरनेशनल कोर्ट एक ही है। हाँ। अब जिसके पास एक पानी का जहाज़ हो और साउथ अफ्रीका में रहता हो तो वो तो केस में ख़त्म हो जाएगा, वकील हायर करेगा, आएगा जाएगा, मतलब उसके लिए अफोर्ड। तो उन्होंने क्या किया है कि
दावा इंटरनेट पे आता है, अच्छा, सर्विस इंटरनेट पे होती है, जवाब दावा इंटरनेट पे आता है, इश्यूज आते हैं, इश्यूज अमेंड होते हैं, एफिडेविट आते हैं, एफिडेविट क्रास के लिए जाता है, उस पे क्रास होता जबरदस्त है, बात आपने कही है। उस पे क्रास होता है, और क्रास के बाद अगर कोई गुंजाइश रह जाती है तो फिर रीक्वेश्चनिंग होती है, फिर वो आर्गूमेंट अपने देता है, रिबटल होता है, और फिर वहीं बैठे बैठे फैसला हो जाता है। देखिए आपने इतनी अच्छी एग्जांपल दे दी। आज फेसबुक का ज़माना है, ट्विटर का ज़माना है, इंटरनेट का ज़माना है, SMS का ज़माना है, हम लोग दिन रात इस्तेमाल कर रहे हैं ये चीज़ें। अब जैसे मिसाल के तौर पर एक बैंकिंग कोर्ट पे केस चल रहा है, एक मैंने कहा, दूसरे ने ये कहा, ये चीज़ें अगर इंटरनेट के थ्रू ही अगर हम पास ऑन कर दें, और जब हम वहाँ फिजिकली जाएँ, फाइनली किसी दिन बुलाया जाए कि नहीं आप आ जाएँ, वहाँ सारे पेपर्स पे हम साइन कर दें टू कंफर्म कि दिस इज़ माई स्टैम्प लगा दो, जो चाहो, तो वो आदमी फिजिकली मौजूद है। कितना फास्ट हो सकता है ये इंटरनेट के थ्रू। आप आज अगर आप फेसबुक पे किसी के भी नाम डालें तो वो कहीं ना कहीं से सर्च होके आ ही जाता है, वो जो जिसके खिलाफ आप भेजना चाह रहे हैं वो वहाँ पे शायद मिल जाए, और वो अगर डिनाई करना चाहे भी तो नहीं कर सकता कि आपका मोबाइल वगैरह सब आपके ID कार्ड से लिंकअप है। इस तरह के रिफॉर्म्स की तरफ तवज्जो देनी चाहिए, और आई थिंक कंटेम्प्ट कोर्ट शुड नॉट बी समथिंग व्हिच इज स्टॉप अस। नहीं, दैट शुड नॉट स्टॉप अस। लेकिन देखिए हम एक खुली बात कर रहे हैं, देखिए हम आप लोगों की तौहीन नहीं करना चाह रहे, हम जज के बहुत ज़्यादा हमने भी डंडे खाए आपके आज़ादी के लिए, और हमें बड़ी खुशी है, बड़ी फ़ख्र है कि आज हमारा एक इदारा है जिसपे हम देख सकते हैं एटलीस्ट एट द टॉप थिंग्स आर वेरी गुड नाउ। ठीक है ना। अब लोअर का मसला यही है कि केसेस इतने ज़्यादा, आप लोग विद ऑल योर गुड इंटेंशन यू कैन नॉट मैनेज इट, तो वी हैव टू फाइंड। देखिए अगर एज ए फाइनेंस आदमी मैं कहूँगा कि भाई जहाँ पे 20,000 जजेस की जरूरत है वहाँ 2,000 जज दोगे तो यही नतीजा निकलेगा। इट बिकम्स माई रिस्पॉन्सिबिलिटी टू फाइंड रिसोर्सेज जिसके तहत आपको मैं 18,000 जजेस ला के दूँ, भले थोड़े कम तनख्वाह पे हमारे अपने जावेद साहब जैसे लोगों को जॉब मिल जाए, हमारे ज़्यादा ज़्यादा एडवोकेट्स को, तो ये उसको आप फेंक देना, एग्जीक्यूटिव में फेंक दें। हम इस के तहत हम कहना चाह रहे हैं कि our judges are under pressure, they are overburdened, give them more judges, तो let the blame go to someone else। डिस्कशन का ये मकसद है, कोई कंटेम्प्ट नहीं है। देखिए कंटेम्प्ट का जो मसला है ना, इसके दो पहलू हैं, एक तो जज और वकला और लिटिगेंट के दरमियान है, दूसरा लिटिगेंट के किए हुए अमल के खिलाफ जो है वो कंटेम्प्ट बहुत अहमियत रखता है। मेरे पास स्टे है कि भाई मैं मकान से बेदखल नहीं किया जाऊंगा, दूसरी पार्टी आती है मुझे बाय फोर्स या पुलिस के ज़रिए उठा देती है, तो वो कंटेम्प्ट, वो बड़ा कंटेम्प्ट भी उसी कानून से चलता है। वो सिर्फ 3 किस्म के कंटेम्प्ट के एक कानून एक ही है, आजकल 2003 का जो कंटेम्प्ट ऑर्डिनेंस है वो है, लेकिन उसके 3 पहलू हैं, सिविल कंटेम्प्ट, क्रिमिनल रिलेटेड कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का जो हिस्सा है, और तीसरा है जजेस से मुताल्लिक जो कोर्ट में कंटेम्प्ट होता है, वो एक पार्ट है। और मैं आपको बताऊं कंटेम्प्ट में पाकिस्तान में सजाएं नहीं हुई हैं। अच्छा, नहीं हुई है, धमकी दी जाती है, एक्सेप्शन में कहीं जाके। आज ये जो पिछले दिनों कुछ हालात थे इसमें कुछ पुलिस वालों को सजाएं हुई हैं, वरना वो ज़्यादा से ज़्यादा माफ़ी मांग लेते हैं, दूसरा साहब माफ़ी तलाफी हो जाती है, लेकिन अवाम के हाथों जो तकलीफ हो रही है और ऑर्डर वायलेट हो रहा है। मेरे हिसाब से तो सबसे बड़ा कंटेम्प्ट ये है कि अगर मार्केट में बैठ के उर्दू छोटे छोटे अखबारों में लोग ये लिख रहे हैं कि जी हमें जस्टिस नहीं मिल रहा, असल कंटेम्प्ट तो ये है, तो क्या आप पूरे 17 करोड़ लोगों को आप फांसी पे लगाएंगे? नहीं लगाएंगे। वो एक तकलीफ का बयान कर रहे हैं, उसका आपको कोई ना कोई सोल्यूशन ढूंढना है, और उसमें वी शुड ऑल गेट टुगेदर। इस तरह के डिस्कशंस आर वेरी यूजफुल। 17 करोड़ में जो कमज़ोर होगा उसके खिलाफ कार्रवाई हो जाएगी। ये याद रखिए, ये माशरे का हिस्सा है। बात ये है कि इस माशरे में हम सबको पता है कि 1 करोड़ भी नहीं शायद अमीर है, बाकी तो सब 16 करोड़ तो पिसे हुए लोग हैं। अब वो गरीब कहाँ जाए? अब देखिए, आप लोग बुरा ना माने, लेकिन लोग बहुत बड़ी तादाद में जिरगा में फैसले लेते हैं, गांव में, हर जगह। ये भी तो एक तरह का कंटेम्प्ट है ना कि कोर्ट को होते हुए तुम जिरगा में क्यों जा रहे हो भाई? आपस की बिरादरी के जज कोर्ट्स में डिसीजन हो रहा है। जज साहब, आप कोई तजवीज़ तो दे, अब डरे नहीं। नहीं, डर नहीं। बात सुनिए, अभी जैसे मोहतरम हसन इमाम साहब ने फरमाया लॉ में रिफॉर्म्स हुई,
دیکھیے ہمارے یہاں قانون جب بھی کوئی آیا بہت ہی اجلت میں آیا، یا تو کسی کو نوازنے کے لیے آیا یا کسی کو ذلیل کرنے کے لیے۔ اب حسن امام صاحب نے ایز اے سیشن جج ہزار بیل ہے، اب یہ سیکشن 498 ہے، آپ کے خیال سے کیا یہ شیطانی بدماشی میں انہوں نے کہا نو بیل کین بی گرانٹیڈ ٹو اے پرسن انلیس ہی از ان کسٹڈی اور اے کیس رجسٹرڈ اگینسٹ ہم۔ اس کے آگے انہوں نے یہ لکھا کہ نو ون کین بی اریسٹڈ انٹل انلیس اینی کیس از پینڈنگ۔ اب اس کا فائدہ پولیس نے کیا اٹھایا، کہیں کوئی واردات ہے اس نے کہا اے بی سی ڈی اور دیگر دوسرے، اب وہ دیگر دوسرے میں پوری کراچی کو پکڑ کے لے جائے، لیکن اس کو پاس کوئی اس کو کہا بھائی دیکھ تیرا نام FIR میں ہے بس۔ تو اس قسم کے دیکھیے یہ ہمارے ہاں جو لا ریفارمس آئے نا سر، اس طریقے کا ایسے قوانین بناؤ جو اپنے حریفوں کو روندنے کے لیے استعمال کیے جائیں۔ اچھا، ایز اے بینکر میں ایک بہت امپورٹنٹ ایشو آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں، وہ ہے امریکہ میں جو یورپ میں جو مارگیج کا نظام آپ سنتے ہیں، جو کہ آئی تھنک دا بگیسٹ فائنانسنگ انڈسٹری آف دا ورلڈ۔ صرف امریکہ نے 11,000 بلین گھر بنانے کے بہانے دنیا سے لیا ہوا ہے، جس میں عربوں نے بہت پیسہ دیا ہے، جاپانیوں نے دیا ہوا ہے۔ اس نظام کو بنایا گیا 1954 میں۔ اب وہ نظام بیسکلی یہ ہے کہ ایک فیڈرل مارگیج ایجنسی بن گئی ہے، جس کو اب ہمارے یہاں کا ہاؤس بلڈنگ کہتے ہیں۔ اب اگر اس کو ایسی اتھارٹیز دی گئی ہیں کہ دے کین ایوکٹ اینی پرسن ہو از لیونگ ان اے ہاؤس فائنانسڈ بائی مارگیج ایجنسی، فیڈرل مارگیج ایجنسی، ود ان 3 months۔ 3 مہینہ ڈیفالٹ کیا، آؤٹ، آپ کو نکال دیا، وہ آ گئے، انہوں نے پھر سے ری آپشن کر دیا اس بیسس پہ، کیونکہ یہ پاسبلٹی تھی فور کلوزر کی اتنی کوئک، پوری دنیا نے سمجھا کہ سب سے آسان، سب سے محفوظ ترین انویسٹمنٹ جو ہے وہ یہی ہے۔ تو پوری دنیا کے بینکوں نے، خاص طور سے اربوں نے بہت زیادہ پیسے لگائے، اور اس کے انڈر لائنگ اسٹرینتھ یہی ہے کہ جب چاہا اس کو خالی کرا لیا۔ اس کی وجہ سے کیا ہوا کہ امریکنس جو کہ 1954 سے پہلے کی اگر آپ فلمیں دیکھ لیں بہت ہی برے حالت میں رہتے تھے۔ یہ 54 کا یہ ریولیوشن ہے، بیرکس میں رہتے تھے، بڑے گندے گھروں میں رہتے تھے، کہ یہ ہو گیا ممکن کہ ہر آدمی جو رکشہ چلا رہا ہے، ٹیکسی چلا رہا ہے، کچھ بھی چلا رہا ہے، وہ 5%، 10% اپ فرنٹ دے کے بہترین گھروں میں رہنا شروع کر دیتا ہے، اگلے 30-40 سال تک یہ ہاؤس بلڈنگ کا قسط بڑھتا رہتا ہے۔ اس کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ 220 انڈسٹریز امریکہ کی چلتی ہیں، اور جو چمک دھمک آپ دیکھتے ہیں یورپ امریکہ میں، اس کی وجوہات یہ ہے۔ میرا سوال ایز اے بینکر یہ ہے، کیا اس طرح کی مارگیج ایجنسی پاکستان میں نہیں بن سکتی، اور نہیں بن سکتی تو کیوں نہیں بن سکتی؟ جاوید صاحب، اس میں پہلے میں خود امریکہ کی مثال دے لوں۔ بات یہ ہے کہ وہاں بھی اسٹیٹ پراپرٹیز میں بڑا بحران آیا ہوا ہے۔ وہ ایک الگ ایشو ہے، میں دوسرے حوالے سے بات کر رہا ہوں، میں دوسرے حوالے اتنا زیادہ دیا گیا کہ زیادہ بن گئے، کوئی تنقید نہیں کر رہا، لیکن میں جو بات کہنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ بینک میں پرنسپلس میں، ان کے پرنسپلس میں تبدیلی آئی، انہوں نے قوانین کو تبدیل کیا کسی حد تک، اور پھر بھی باروور کو فیسیلیٹیٹ کیا۔ کس حوالے سے کہ $10 لاکھ ایک صاحب نے لون لیا ہے، 3 لاکھ دے چکے ہیں، اور اس مکان کی قیمت ہی 3 لاکھ ہو گئی ہے، تو 7 لاکھ کا لاس وہ برداشت نہیں کرے گا، وہ مکان چھوڑ دے گا، بقایا 7 لاکھ کہیں ایک پیریڈ 2 سال تک تو وہ خرید نہیں سکتا، اگر وہ سرنڈر کر دے، وہ ایک دفعہ ڈیفالٹ میں آ گیا، ہاں سرنڈر کر دے تو ڈیفالٹ میں آ گیا، تو وہ بینک نے جو نئی پالیسیز دی، انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، آپ اس وقت کی مارکیٹ ریٹ پہ جو ہے اپنا چیپٹر کلوز کر لیں، اور 2 سال یہی وجہ ہے کہ تمام بینکس کلوز ہو گئے۔ ہاں، یہ ایک الگ بحث ہے، 2 سال کی پابندی لگی، اتنی زیادہ لون دی گئی، اتنی لبرلائزیشن ہوئی، اب کیونکہ دنیا بھر سے پیسہ آ رہا تھا، پیسہ بس نو کنسٹرینٹ۔ اگر وہاں تو یہ پوزیشن ہو گئی تھی کہ جیسے ہم لوگ یہاں کہنا نہیں چاہیے، کچھ سیلس مین سے ہم تنگ آتے ہیں کہ وہ چیز آ کے بیچنے کی کوشش کریں، ایک بینکر جو ہے نا ایک آدمی کے پیچھے لگا رہتا تھا، یار صاحب آپ کے پاس گھر ہے، میں نے کہا قرضہ لیا ہوا آپ نے؟ ہاں۔ گھر کتنے کا؟ آپ نے کہا 1 لاکھ کا گھر۔ قرضہ کتنا بچ گیا؟ 60,000 بچ گیا۔ سر 40,000 آپ مجھ سے لے لیں، 40 میں سے آپ 30 لے لیں، یعنی وہ 10% مارجن پہ رہنے کے لیے بہت خوش ہے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اتنی اوور سپلائی ہو گئی گھروں کی کہ وہ کولیپس کر گیا۔ لیکن آپ کے یہاں بالکل اس کا ریورس سچویشن ہے، کیونکہ ہم نے بالکل یہ سسٹم، ہمارا 20 بلین کا تو پورا بینک تھا ہاؤس بلڈنگ، وہ بھی بیٹھ گیا بیکاز ان کے وہ فورکلوز نہیں کر پاتے۔ وہ یہاں 1 کروڑ گھروں کی کمی ہے اس وقت،
यानी कि अगर बिल्डर्स यहाँ 1 करोड़ घर बनाएं तो बिक जाएगा वो। सिर्फ ज़रूरत है एक बैंकिंग सिस्टम की और एक लीगल सिस्टम की जो इसको सपोर्ट करे। और अगर 1 करोड़ घर बनाने के लिए कम से कम 10 साल चाहिए, 10 लाख घर अगर शहर मुल्क में बने, यहाँ कोई गुर्बत नहीं होगी, कोई ये नहीं होगी, आपके अनएम्प्लॉयमेंट नहीं रहेगी। एक बेहतरीन सोल्यूशन है आपके पास एक अपॉर्चुनिटी पड़ी हुई है। सिर्फ आप लीगल रिफॉर्म लाएँ, एक ऐसी मॉर्गेज एजेंसी बनने दें, उससे कुछ लोग कुचले भी जाएंगे, जो डिफ़ॉल्टर होंगे उनको कुचला जाएगा, लेकिन अगर 15 करोड़ लोगों को इससे फ़ायदा हो जाता है, बेशक। देखिए, घर बहुत बड़ा मसला है। पहला ख्वाब जवान बच्चे का घर है, बाकी मसाइल वो पीछे छोड़ देता है, उसका टारगेट ही सर जब वो मॉर्गेज भर रहा होता है ना, तो उसको ये एहसास नहीं होता कि वो किराया दे रहा है। वो ये सोचता है कि मैं मालिक हूँ, मैं अपना कर्जा वापस कर रहा हूँ, एंड लीगली ही है, as long as he is paying and he pays it off, this is his house. हाउस बिल्डिंग बहुत हद तक पहले काफ़ी कामयाब रही, लोगों को लोन भी दिए, लोन रिकवर भी हुए। ज़ाहिर है कि बीच में कुछ केसेस में नहीं भी हुए, लेकिन लोगों का एतमाद बढ़ा। असल में रेट बहुत कम था। जब वो बैंकिंग रेट पे आया और उन्होंने बैंक की तरह बिजनेस शुरू की ना, तो ना पैसा वापस आया, ना उधार लेने वाले आए। मसला वहाँ से बढ़ा, घर की ज़रूरत कम नहीं हुई। वो अगेन वो एक अलग इशू है। आपका इन्फ्लेशन रेट ऊपर चला गया, इस वजह से ये हुआ। लेकिन प्योरली लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखें तो असल मसला तो है कि अभी रेट बढ़ा हुआ, हो सकता है रेट नीचे भी आ जाए, लेकिन जब तक आपके पास फोरक्लोजर के कानून इतने स्ट्रॉन्ग नहीं होंगे, इस बैंकिंग कोड के होते हुए हाउस बिल्डिंग को खास तौर से डिस्क्रिमिनेट किया जाता है। ये कहेंगे तो घर है, तो ये वो इफेक्टिवनेस नहीं है, इसी वजह से हाउस बिल्डिंग बंद हो रही है। अगर अमेरिका वाला कानून यहाँ पे आ जाए तो हाउस बिल्डिंग तो पता ही नहीं चलेगा कहाँ गया, 20 बिलियन तो कुछ भी नहीं होता। हाउस बिल्डिंग जैसे 1000 बैंक्स आपको इर्द गिर्द आपके इलाकों में घूमते हुए नज़र आएंगे और लोग आपके पीछे आके पड़ेंगे, भाई घर के लिए कर्जा ले लो। और फिर आप देखिए इकॉनमी कहाँ से जाती, पहचान में नहीं आएगा पाकिस्तान। बहुत ऑप्शंस हैं इस हवाले से। असल में हुकूमत बाकायदा प्लानिंग करे, इसे हाउस बिल्डिंग की भी हेल्प ले, बैंक की भी हेल्प ले, एक मखसूस रेट पे लोन दे, घर खरीदने की सलाहियत पैदा करे। तो जब घर का मसला ख़त्म होता है तो आदमी ज़हनी तौर पे बहुत सारे काम। ये लेंडिंग इतनी सिक्योर समझी जाती थी, इसीलिए एज ए बैंकर हम लोग मिसाल के तौर पे अगर एक कंपनी को हम कर्जा देते थे, अभी जब मैं सऊदी अरेबिया वाले में था, मिसाल के 10% में, जब फेडरल मॉर्गेज एजेंसी आके हमसे मांगती थी बिलियंस ऑफ डॉलर पे वो मांगती है, हम बैंक्स आपस में कम्पीट करते थे, उसको हम 7% पे भी दे देते थे, क्योंकि हमें रिस्क नज़र नहीं आता था वहाँ। तो रिस्क परसेप्शन से बैंकर्स का रेट तय होता है। इन्फ्लेशन एक अलग इशू है, वो तो कोर एक लेवल बना देता है, उसके ऊपर बैंक का जो मार्जिन होता है वो जो है ना चेंज हो सकता है डिपेंडिंग ऑन द रिस्क परसेप्शन। जैसी हाउस बिल्डिंग को लोगों को महसूस होगा हाउस बिल्डिंग इज़ स्ट्रॉन्ग लाइक फेडरल मॉर्गेज एजेंसी, मैं आप सब जो है ना हाउस बिल्डिंग पे डिपॉजिट रखना पसंद करेंगे, क्योंकि हमें लगेगा यार ये इन्वेस्टमेंट सेफ है, बिल्कुल इंडस्ट्री को देंगे, किसी और को सेविंग स्कीम्स में दे ही रहे हैं, इसलिए ये ज़्यादा सेफ है, क्योंकि यहाँ सीधा पैसे जाके हाउस में लग रहा है। हाउस इज ए सॉलिड इन्वेस्टमेंट। ये है, यह सब आप समझते हैं कि फेडरल मॉर्गेज एजेंसी बन सकती है इस मुल्क में? देखिए बन सकती है। अभी आप लॉ रिफॉर्म्स की बात कर रहे थे, मैं समझता प्रोग्राम का भी आपके पास ख़त्म हो रहा है। लॉ रिफॉर्म की आप बात सुनिए, हमने जो है ना आग बंद करके जो ब्रिटिशर्स करते हैं, अब आपको एक छोटी सी मिसाल दो। ये तो अमेरिकन करते हैं ना, इसको आप कर लेना। नहीं अर्ज सुने ना, अगर आपको गोरों से इतने इम्प्रेस है तो ये गोरे का लाल है, अगर उससे इम्प्रेस नहीं है, सऊदीया से इम्प्रेस है तो सऊदी नहीं, जो विरसे में मिला हम तो अब एक बात सुने, इस्लाम करते हैं मिसाल के तौर पे आप आगे देखिए, इस शदीद गर्मी में काला कोट पहनने की क्या जरूरत है? अब आप अगर वो नहीं अदालत की बात, अदालत अगर वो जो जिनके मुल्क में काला कोट राइज है, वो अगर यहाँ मई जून में आए कोटों में तो मेरा मलमल का कुर्ता पहन गया, लेकिन चूंकि वो कर रहा है ऐसे। अब आप सवाल की एक शख्स नहीं काला कोट पहन के आता है, चाहे गर्मी हो सर्दी हो, उसके खिलाफ कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग के लोग वाई यू आर नॉट प्रॉपरली ड्रेस। तो मैं कहा कि देखिए रिफॉर्म किया, कोई चीज़ भी हमने जो आका हमारे छोड़ गए थे उसमें हमने तब्दीली लाने की जरूरत ही नहीं महसूस की। नाज़रीन, जुडिशल रिफॉर्म पे ही हमारी डिस्कशन आपने सुनी, इसमें दो आरा थे। आपने जावेद साहब काफ़ी पेसिमिस्टिक बातें कर रहे थे कि जो कानून बन गए हैं उसको बदलना बहुत मुश्किल है ड्यू टू कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट प्रॉब्लम्स, लेकिन हसन साहब ने हमें बताया कि बहुत सारे चेंजेस आई हैं
لیکن وہ چینجز اتنی نہیں آئی ہیں جتنی آنی چاہیے، اس وجہ سے تھوڑے پرابلمس ہیں، لیکن اس پہ مزید کام ہو سکتا ہے۔ میں نے ایک سجیشن امریکن مارگیج سسٹم کی دی کہ اگر وہ اڈاپٹ کر لیا جائے، اگر ہم لوگ اتنے امپریسڈ ہیں ان لوگوں سے، تو یہاں بہت بڑی اکنامک ریولوشن آ سکتی ہے، یہاں کے لوگوں کے اسٹینڈرڈ بڑی تیزی سے امپروو ہو سکتا ہے۔ میں نے یہ بھی کہا کہ اگر امریکہ آپ کو برا لگتا ہے یا اس سے الرجی ہے تو کیوں نہ آپ سعودی عربیہ والا نظام لے آئے، وہاں بھی رہا ہوں، وہاں پراپرٹی لاز ویری اسٹرانگ، وہاں بینکس بالکل قرضہ دینے میں بالکل گھبراتے نہیں ہیں پراپرٹی کے اگینسٹ۔ اس طرح کی تبدیلی آ سکتی ہے اور ملک کے حالات بہت تیزی سے بدل سکتے ہیں۔ ہم ہوپ کرتے ہیں کہ حسن امام صاحب اور جاوید صاحب جیسے رائٹرز تھنکر اپنے تجاویز دیتے رہیں گے اور اس طرح سے تبدیلی آئے گی۔ اسی کے ساتھ آج کا پروگرام ختم کرتا ہوں۔ خدا حافظ۔